हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड 9th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड के क्वेश्चन आंसर्स ये वीडियो में मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट इज साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल के वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सैंड। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। सो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ग्रेटर लिखना है बिकॉज सॉलिड मीडियम में पार्टिकल्स टाइटली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से साउंड बहुत अच्छे से पास आउट हो सकती है। हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन स्टील। स्टील कैसा है? सॉलिड मीडियम है एंड वाटर इज अ लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एंड सॉलिड मीडियम के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से साउंड की वेव्स जो है तो अच्छे से इजीली और फास्ट ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए स्टील में यानी कि सॉलिड मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी साउंड की और वाटर मीडियम में कम होगी। थर्ड वन इज द इंसिडेंस ऑफ लाइटिंग इन डेली लाइफ शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, लाइट साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है, इसलिए इसमें आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा लाइटिंग। फोर्थ वन इज टू डिस्कवर अ संकन शिप और ऑब्जेक्ट डीप इनसाइड द सी। यहाँ पर डैश आपको लिखना है सोनार टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। तो कोई शिप जो है तो डूब जाती है समंदर में, डीप सी में, और या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो टेक्नोलॉजी है दैट इज सोनार। सेकेंड क्वेश्चन इज explain by giving scientific reasons. So very first question is the roof of a movie theater and a conference hall is curved. जो थिएटर मूवी थिएटर्स होते हैं और जो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े बड़े रूम्स होते हैं, हॉल होते हैं, उनका जो ऊपर का फ्लोर होता है या रूफ बोलते हैं, रूफ जो होता है वो कर्व होता है। अब वो ऐसा क्यों होता है, इसमें आपको आंसर करना है। तो वेरी फर्स्ट आंसर में हम एक्सप्लेन करेंगे। इन अ मूवी थिएटर और अ कॉन्फ्रेंस हॉल साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। तो मूवी थिएटर में और कॉन्फ्रेंस हॉल में साउंड जो है तो एक ही जगह से स्टार्ट होती है, स्पीकर से, राइट। दीज साउंड वेव्स आर यूजुअली रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल्स एंड सीलिंग्स। तो थिएटर में जो वॉल्स होते हैं और बीच बीच में जो सीलिंग्स होते हैं, इनसे वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। एंड द एकॉस्टिक्स ऑफ अ मूवी थिएटर conference hall should be such that the sound waves should reach everyone in the audience without any sound loss. Echo production, reverberation, etc. are reflected. So एक थिएटर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं उनमें सबको, सारे ऑडियंस को क्लियर आवाज़ जाना चाहिए विदाउट एनी साउंड लॉस एंड एको जो डबल आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज एको। ठीक है। सो टू मेक दिस, लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, टू मेक दिस पॉसिबल रूफ ऑफ अ मूवी थिएटर एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द थिएटर। तो जो साउंड है जो स्पीकर से निकलती है वो दीवारों से और सीलिंग से, वॉल से टकरा कर वो एक सारे लोगों के कान में जाती है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन इज हायर इन क्लोज्ड एंड एम्प्टी रूम एम्प्टी हाउस। सो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि खाली घर में आपकी आवाज़ गूंजती है, एको आता है, मतलब एक बार जब जो चीज़ आप बोलो उसकी आवाज़ आपको डबल या ट्रिपल टाइम सुनने में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन जिस घर में सामान है उस घर में आप कितना भी चिल्लाओ या फिर बात करो तो उसका एको प्रोड्यूस नहीं होता है, डबल आवाज़ नहीं आती है, लेकिन खाली रूम में आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि इन द क्लोज्ड हाउस द साउंड वेव्स कैन नॉट स्केप and suffer multiple reflections from a wall of the house resulting into reverberation. So
खाली रूम में क्या, क्लोज रूम में क्या होता है कि साउंड वेव को छुपने की जगह नहीं मिलती है, मतलब साउंड की जो वेव है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, सिर्फ वो वॉल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती रहती है, और जितनी बार रिफ्लेक्ट होगी उतनी बार आपको आपकी ही आवाज सुनाई में आएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. सेकेंड पॉइंट, also a closed and empty house does not contain any furniture means जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. Hence the intensity of reverberation increases in a closed and empty house. So लिख लो जल्दी से. Next question, we cannot hear the echo produced in a classroom. So echo sound depends upon the temperature of the surrounding and the distance between source and reflecting surface. मतलब जो source है, source and reflecting surface means walls, ये दोनों का distance पर depend करता है और temperature पर depend करता है, temperature. To hear the distinct echo at 22 degrees Celsius, the minimum distance required between the source of the sound and obstacle should be 17.2 meters. इतना डिस्टेंस होना चाहिए, देन ओनली echo प्रोड्यूस होगा. इन द लास्ट पॉइंट, इन अ क्लासरूम द सीलिंग इज नॉट हाई इनफ एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वॉल्स इज यूजुअली लेस देन 17.2 मीटर. हेंस वी कैन नॉट हियर द echo प्रोड्यूस्ड इन अ क्लासरूम. लिख लो. Answer the following questions in your own words. So very first question is, what is an echo? What factors are important to get a distinct echo? So जो डबल आवाज बोलने पर आवाज कब माइक में, मोस्टली माइक्स में और एम्प्टी रूम्स में डबल आवाज सुनने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज echo. Okay, so first point is, an echo is the repetition of the original sound because of reflection by some surface. कुछ सरफेस वॉल्यूम जाकर रिफ्लेक्ट होती है, ड्यू टू विच हमें डबल आवाज सुनाई में देती है, सेम साउंड डबल टाइम. नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन echo. याद रखना. थर्ड पॉइंट इज, एट 22 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड. टू हियर अ डिस्टिंक्ट echo, अलग अलग echo सुनने के लिए the sound wave should take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back. So sound जब प्रोड्यूस होगी तो साउंड वेव को 0.1 सेकेंड लगना चाहिए रिफ्लेक्ट होकर वापस आने, हमारे तक आने तक. फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वेलोसिटी कितनी रहती है 344 मीटर पर सेकेंड, इनटू करेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा 0.1 सेकेंड, सो इक्वल हो जाएगा 34.4 डिस्टेंस. सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट 34.4 मीटर. आगे का आंसर लास्ट. फिफ्थ पॉइंट इज, thus for hearing distinct echoes the minimum distance between the source of the sound and obstacle must be half the distance, that means 17.2 meters. तो 34.4 का हाफ होता है 17.2 मीटर. फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट. अभी ये टेम्परेचर पर 22 डिग्री सेल्सियस पर 17.2 मीटर होना चाहिए, बट अगर टेम्परेचर चेंज होता है एनवायरनमेंट का, सो अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी चेंज होगा और echo प्रोडक्शन भी चेंज होगा. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल गुम्बद एट विजयपुर and discuss the reasons for the multiple echoes produced there. This can be asked for 2 marks. The Gol Gumbaz is a historical monument. गोल गुम्बज हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जो कि विजयपुरा कर्नाटक में प्रेजेंट है, कर्नाटक में है. और इसका जो ऊपर का, इट हैज़ अ स्मूथ सर्कुलर इंटीरियर ऑफ अ लार्ज सर्कमफेरेंस विद अ डोम अबव इट.
तो ऊपर का साइड जो है तो डोम शेप का है और बहुत ही सॉफ्ट मतलब स्मूथ बना हुआ है, रफ नहीं है, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एक जगह से साउंड जनरेट होगी, जैसे हम अगर वहाँ पर डोर के साइड खड़े होकर बोलेंगे, सो वो साउंड बहुत से डोम शेप होने की वजह से बहुत बार वॉल से टकराएगी, वॉल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी और वापस हमको ही सुनाई में आएगी और वो मल्टीपल टाइम आवाज़ आएगी। देखो यहाँ डायग्राम में पहले ये लिख लो, देन इसके नीचे डायग्राम है, ये देखो ये डायग्राम है। साउंड वेव यहाँ से यहाँ पर कोई खड़े होकर बोल रहा है, देन उसकी आवाज़ देखो, एक ये साइड जा रही है बी पॉइंट पर, रिफ्लेक्ट होकर जा रही है डी पॉइंट पर, डी से एफ पर, एफ से एच पर, एंड देन यहाँ पर आवाज़ वापस से सुनाई देगी। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम देखो वही वॉल्यूम आगे गई, सी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई, ई से जी, जी से आई, एंड देन सेकेंड टाइम वॉल्यूम सुनाई में आएगी। तो देखो यहाँ पर डबल टाइम आवाज़ आएगी, मतलब जो आपने बोला है उसका डबल टाइम, एक ये वाले पॉइंट पर, एक ये वाले पॉइंट पर। तो ये एको क्यों प्रोड्यूस हुआ, डिफरेंट साउंड बहुत बार रिफ्लेक्ट होकर उसी पॉइंट पर वापस आती है और इसी को एको कहते हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम भी बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should be the dimensions and the shape of the classroom so that no echo can be produced there। so classroom बनाने के लिए उसका डायमेंशन मतलब लेंथ, हाइट और विड्थ, लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी होना चाहिए so that echo प्रोड्यूस ना हो। तो ये वाला पॉइंट देखो पहले आ चुका है, जहाँ पर भी echo एक्सप्लेन करने के लिए बोला है ना आंसर में, तो आप लोगों को ये ज़रूर लिखना है, द मेजर फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ echo आर टेम्परेचर, पहले आंसर में आ चुका है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, सो ऐसे आंसर में आप लोगों को एको के आंसर में लिखना होगा टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर 22 डिग्री सेल्सियस है देन द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट एको इज 17.2 मीटर। सो 22 डिग्री सेल्सियस है अगर क्लासरूम का एनवायरमेंट, तो एको को प्रोड्यूस होने के लिए जो डिस्टेंस है वॉल का वो 17.2 मीटर होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि क्लासरूम शुड बी डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम शुड बी लेस देन द 17.2 मीटर। अगर ये 17.2 मीटर पर एको प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अगर उससे कम डिस्टेंस पर हमने वॉल को बनाया तो एको नहीं आएगा, सिंपल। सो लास्ट में लिखेंगे क्लासरूम्स आर मोस्टली डिजाइंड इन रेक्टेंगुलर शेप टू अवॉइड एको प्रोडक्शन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, शेप भी ज़रूरी है। अगर डोम शेप का रहेगा या फिर सर्कुलर, जो रूफ है वो सर्कुलर रहेगा, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि वॉल्यूम और जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर आए, जिससे कि एको प्रोड्यूस होता है। सो क्लासरूम कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, लिख लो जल्दी से। एंड दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हाई आर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर यूज्ड। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ओके, तो ये क्या होता है, आप लोगों ने साउंड प्रूफ ग्लास सुना होगा। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल जो साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन नहीं होता। सो ये कहाँ पर यूज होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर यूज इन ऑडिटोरियम, बड़े हॉल में होते हैं, जो एसी रूम्स होते हैं, थिएटर होता है, मूवी थिएटर, वहाँ पर, टू रिड्यूस एक्सेसिव रिवर्बरेशन। द रूफ्स एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम एंड हॉल्स आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक थर्माकोल, फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है सो दैट ज़्यादा रिवर्बरेशन ना हो। थर्ड पॉइंट, seats are also made up of sound absorbing materials so that excessive reverberation is reduced। ये दो मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, solve the following examples। so first question is the speed of sound in air at 0 degree Celsius। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, साउंड की स्पीड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री, अगर 1 डिग्री में
यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री हो गया, और 1 डिग्री में अगर 0.6 मीटर पर सेकेंड से साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड टू 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वो टेम्परेचर मालूम करना है कि किस टेम्परेचर पर जो साउंड की वेलोसिटी है वो 344 मीटर पर सेकेंड पर हो जाएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है राइट इट डाउन, क्या क्या दिया है। तो गिवन इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टेम्परेचर एट वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें दो वेलोसिटीज दिया हुआ है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हमें मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगर मैंने फाइनल जो वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया तो मुझे एक एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड। 344 में से माइनस करेंगे 332 को, सो मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने पर जो वेलोसिटी है वो कितना इंक्रीज होगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, तो हम उसको कंसीडर करेंगे x। ठीक है, x कंसीडर करते हैं। फॉर x डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 12 मीटर पर सेकेंड। 12 हमें यहाँ से मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में 0.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। सो x डिग्री सेल्सियस पे तो इतने, तो 12x जो हमें पता नहीं है टेम्परेचर, उसके लिए हमने निकाला है 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा, ये 12 ये साइड आ जाएगा इक्वल टू के, और x ये साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x ये साइड गया और 12 ऊपर और 6, ये देखो एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 12 ये साइड 1 के पास गया, 12 इक्वल टू x डिवीजन में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर 0.6 जो है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इक्वल टू के ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा, x इक्वल टू 12/0.6। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस। एंड एट द एंड ऑफ द आंसर सोल्यूशन, एंड ऑफ द सोल्यूशन आपको लिखना है द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी 354 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटिंग आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑफ सीइंग इट। मतलब नीता ने बिजली चमकते हुए दिखी, बट पहले उसने देखा और उसके 4 सेकेंड बाद उसको लाइटिंग की आवाज़ आई, यानी बिजली की कड़कने की आवाज़ आई। ठीक है, सो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटिंग फ्रॉम हर। तो डिस्टेंस कितना होगा उस लाइटिंग का नीता से, नीता से लाइटिंग का डिस्टेंस हमें मालूम करने बोला है। और ये देखो, ये जो वैल्यू दी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये फिक्स रहती है, 340 मीटर हुआ रहेगा क्वेश्चन में। सो जो भी गिवन है पहले वो लिख लो, क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया है, टाइम दिया है 4 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, यानी कि लैम्डा। ये फॉर्मूला है, ये चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अभी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वेलोसिटी कितना है, 340, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड टाइम दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, सो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद फाइंड आउट करना है, ये है ना डिस्टेंस, तो उसको उसी के प्लेस पे रहने दो। 4 नीचे डिवीजन में है, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, डिस्टेंस इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 400
4 4 ज़ा 16, 16 का 6, 1 इज रिमेनिंग, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 1360 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ लाइटिंग फ्रॉम नीता इज 1360 मीटर्स। सो लिख लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं ना, और अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल। अब एक सुनील नाम का एक लड़का है, वो दो दीवारों के बीच में, वॉल्स के बीच में खड़ा है। द वॉल क्लोजेस्ट टू द हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर्स। एक जो दीवार उसके जो नज़दीक वॉल है उसका डिस्टेंस कितना है? 360 मीटर। इफ ही शाउट, अगर वो चिल्लाता है, he hears the first echo after 4 seconds and another after 2 seconds। एक आवाज, एक एको उसको आता है 4 सेकेंड में और दूसरा एको आता है 2 सेकेंड में। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। अभी दोनों जो दीवार है, जो वॉल है, उसका डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है जल्दी से लिख दो। क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। जो एकदम क्लोजेस्ट वॉल है उसका डिस्टेंस दिया है। टाइम दिया है, टाइम ऑफ फर्स्ट एको एंड टाइम ऑफ सेकेंड एको। टाइम जो फर्स्ट टाइम है उसको T1 दो एंड सेकेंड वाले टाइम को T2 दो, ठीक है। जो फाइंड आउट करना है वो लिखो। बच्चों ऐसा लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि जो गिवन फाइंड आउट आप लोग ऐसा लिखते हो तो इस पे स्टेप्स पर मार्क्स होते हैं, ठीक है। एक साथ सब बिना कुछ लिखे डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखो और इससे आपको ही लिखने में और सॉल्व करने में आसान होता है। ओके, सो फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। अब सोल्यूशन देखते हैं। आई होप द इमेज इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यस देन कमेंट पे आंसर करो। ओके, सो ये है फर्स्ट वॉल और ये है सेकेंड वॉल। सो दो वॉल के बीच में ये है सुनील भाई साहब खड़े हैं। तो सुनील जिससे जो नज़दीक के जो दीवार है, जो क्लोजेस्ट वॉल है, उसका डिस्टेंस कितना है? 660 मीटर्स, ठीक है। जो दोनों वॉल का डिस्टेंस है ये हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लेंगे? x लेंगे, ठीक है। और ये दूर वाली वॉल है। अभी दूर वाली जो फार है, जो दूर है वॉल, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम ये पूरे, ये जो x वाली लाइन दिख रही है आपको, x वाली लाइन पूरे वॉल में से अगर क्लोज वाले वॉल का डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है, अगर उसको माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। देखो, अगर इमेजिन करो ये एक लकड़ी है, लकड़ी का इतना पार्ट हमें मालूम करना है, इतना पार्ट हमें मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो पूरी लकड़ी में से अगर ये हाफ काट के निकाल दें, इतना वाला पार्ट काट कर निकाल दें, तो ये मालूम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। सो ये डायग्राम आपको बनाना है। चलो मैंने क्लियर कर दिया, अभी जल्दी से डायग्राम बना लो। देखो डिस्टेंस लिख दिए एंड एको कितने टाइम बाद प्रोड्यूस्ड हो रहा है? 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। एको का टाइम दिया हुआ है। तो दोनों को डिवाइड करो। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 330 मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं डालोगे, सीधा हाफ मार्क्स कैंसिल, ठीक है। तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अभी इसको लिख लो, फिर सेकेंड का आंसर मैं बताती हूँ। ये लो बच्चों, ये है सेकेंड का आंसर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स बी x। जो कुछ भी मालूम नहीं होता है उसको x कंसीडर कर लेने का, ठीक है। x कंसीडर किए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम वॉल टू इज, तो ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पर खड़ा है? जो एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसको माइनस कर दिए पूरे डिस्टेंस से, ठीक है। ऊपर मैंने डायग्राम में समझाया है, x माइनस 660 करेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा ऑब्जर्वर का, ठीक है। सो एज टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल, कितना टाइम लगेगा? ये पूरी वैल्यू
पूरा ये जो है मीटर में है, इज 4/2 + 2/2 इक्वल टू 2। अभी नेक्स्ट इज टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 2 वॉल का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो हम ऐसे पता करेंगे, 4/2 + 2/2। ठीक है, एको का डिवाइड किए 2 से, सो 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा 4, और ये 2 2 कैंसिल, 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 = 3। 3 सेकेंड में साउंड जो है तो दोनों वॉल के बीच में आएगी। ठीक है, सो अभी डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस ये है, तो हमने लिखा x - 660/3। कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम को डिवाइड कर दो। इतना डिस्टेंस 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड हमें ऊपर से मिला, 3 सेकेंड लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। मतलब दोनों वॉल को ट्रैवल कर, साउंड को दोनों वॉल के डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए 3 सेकेंड लगेगा। तो अभी यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, ये देखो आगे का मैंने सॉल्व कर दिया है। x - 660, ये 3 कहाँ गया, 3 यहाँ डिवीजन में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 330 × 3, 330 × 3 हो जाएगा 990, और यहाँ x पर 660 माइनस के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर 990 को प्लस कर देंगे 660 से, तो आंसर आ जाएगा 1650 मीटर्स। सो जो आंसर आपको मिला है उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखो और आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल्स A and B। A और B क्या है, बोतल है जिसमें हाइड्रोजन गैस को भरे हैं, फिल किया है। एट द सेम टेम्परेचर पर द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द 2 बॉटल इज 12 ग्राम। द मास ऑफ द हाइड्रोजन इन द 2 बॉटल इज 12 ग्राम एंड 48 ग्राम रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब कि जो 12 ग्राम है वो A के लिए जाएगा और 48 ग्राम B के लिए जाएगा। ठीक है, सो इन विच बॉटल विल साउंड ट्रैवल फास्टर, कौन सी बोतल में साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, एंड हाउ मेनी टाइम्स एज फास्टर एज अनदर, कौन सी वाली में ज़्यादा फास्ट रहेगा, दोनों को कंपेयर करके भी बताना है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, मास ऑफ हाइड्रोजन, बोतल ए में कितना मास है, बोतल बी में कितना मास है, m1 m2। फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन बोतल ए एंड बोतल बी, इतना लिख लो। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला v प्रोपोर्शनल टू 1/√, वो p नहीं है, डेंसिटी है, डेंसिटी का सिंबल है। ठीक है, p नहीं बोलना। सेकेंड इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन बोतल ए कितना है, 12 है, 12 अपॉन डेंसिटी में मास दिया हुआ था, m की जगह पर हमने 12 लिख दिया, वॉल्यूम पता नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दो। देन बोतल 2 का भी सेम करो, मास की जगह पे वैल्यू लिखो, बाकी सब सेम रहने दो। अब हमें पता है वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ वी। ये देखो, ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, डेंसिटी। सो v ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बोतल ए इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/ डेंसिटी ऑफ बोतल ए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ऊपर a है तो उसके अपॉन में √ दोनों एक साथ लिख देंगे। जब बोतल ए को ऊपर लिखेंगे देन बोतल बी को नीचे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है ना, तो बोतल ए ऊपर बोतल बी नीचे, वॉल्यूम। देन दोनों को √ में एक साथ लिख दो। देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो v a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ v, डेंसिटी ऑफ a। ठीक है, बोतल ए। अब ये देखो उल्टा दिख रहा है, ये रिवर्स दिख रहा है, ये कैसा दिखेगा, 1/, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको मैं कर दूं 1/, जो v ऊपर था न्यूमरेटर में था उसको मैंने डिनोमिनेटर में कर दी, तो ये जो वैल्यू है ये भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए b नीचे है और इसकी वैल्यू ऊपर है। ठीक है, आगे करते हैं सोल्यूशन। अभी डेंसिटी की जगह पे वैल्यू पुट करो। बोतल बी की डेंसिटी कितनी थी, 48/v, और इसकी 12/v। वैल्यूज को पुट कर दिए, v और v सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग बचेगा √ 48/12। अभी 48 जो है तो 12 के टेबल में आता है, 12 4 = 48, सो आंसर मिल गया √ 4।
अभी रूट को हटाना है, जो ये रूट है अंडर रूट है, हमें इसे हटाना है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे भी लिख लो, 2 इंटू 2 4 होता है। और जब अंडर रूट में वैल्यूज को डबल लिखते हैं तो बाहर एक बार लिखते हैं, अंडर रूट के बाहर आ जाता है और उसकी बार लिखते हैं, तो ये 2 आ गया बाहर, ठीक है। सो अभी जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है v ऑफ b, जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे बन गया va इक्वल टू 2 इंटू vb। इसे क्या पता चला? जो वॉल्यूम ऑफ बोतल A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B, बोतल B, ठीक है। आगे सॉल्व कर रही हूं मैं, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस इज फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल्स A एंड B, मतलब दो सेम दिखने वाली बोतल में हीलियम गैस डाले। द सेम मास ऑफ द गैस इन 2 बॉटल इज 10 grams and 40 grams. The mass of the gas in the 2 bottles is 10 gram and 20 and 40 grams respectively. बोतल A में 10 ग्राम है और बोतल B में 40 ग्राम्स है, ठीक है। If the speed of sound is the same in both bottle, what conclusion will you draw? तो अभी अगर साउंड की स्पीड दोनों बोतल में सेम है तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है ये देखते हैं। तो पहले गिवन जो है वो लिख लो, मास ऑफ द गैस इन बोतल 1 10 ग्राम्स, बोतल 2 में 40 ग्राम्स, एंड स्पीड दिया हुआ है। स्पीड बोतल A और बोतल B में सेम है, इसीलिए इक्वल टू की साइन दिया है बीच में, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है VA और VB वो भी बराबर होगी, स्पीड मतलब वेलोसिटी, राइट। एज द गैस इन बोथ द bottles इज सेम, मॉलिक्यूलर वेट इज कांस्टेंट। तो गैस जो बोतल में है वो सेम है, इसीलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? V ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बोतल A, ठीक है। T इज फॉर टेम्परेचर। और ऐसे ही B का भी लिख देंगे। इतना लिख लो देन आगे सॉल्व करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले ही देखा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो A और B दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों को लिख देंगे, वेर P एंड देन दोनों डेंसिटी क्या है वो उसको एक्सप्लेन कर देना है। एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे पहले क्वेश्चन में, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, क्या लिखा हुआ है? V ऑफ A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T ऑफ A एंड अपॉन डेंसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला, यहाँ ध्यान दो, इस वाली लाइन में V ऑफ A में ये और ये दोनों को एक साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। सो V ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, लिखा हुआ है यहाँ पर T, अंडर रूट में T लिखा हुआ है, और ये जो है तो डेंसिटी अपॉन में है, तो अपॉन में लिख दिए डेंसिटी। ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे एक बोतल A के लिए जैसे लिखे वैसे ही बोतल B के लिए भी लिखेंगे। V इक्वल्स टू अंडर रूट TB अपॉन डेंसिटी ऑफ बोतल B। बट हमें ये तो पता है कि जो वॉल्यूम है वो दोनों बोतल का सेम है, सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? VA की जगह पर उसकी वैल्यू और VB की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यूज को रखने के बाद यहाँ देखो T यहाँ पर है, T यहाँ पर भी है, और अब क्या करेंगे? T और T को एक साथ कर देंगे और डेंसिटी को एक साथ कर देंगे। तो ये जो ऊपर है वो इक्वल टू के दूसरे साइड होकर आ जाएगा डिवीजन में, और ये जो डिवाइड है डेंसिटी ऑफ बोतल A वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे टेम्परेचर एक तरफ हो गया और डेंसिटी एक तरफ हो गई। अब नाउ अंडर रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड स्क्वायर लगाने से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ वैल्यूज बचेगी। इसके आगे डेंसिटी की वैल्यूज हमें दिया हुआ है, एक में 10 है 10 ग्राम्स है और एक में 40 ग्राम्स। तो वैल्यूज को हमने पुट कर दिया,
वैल्यूज को पुट करने के बाद 0 0 कैंसिल, 0 एंड 0 कैंसिल, रिमेनिंग 1/4। दैट मीन्स ये जो बी डिवीजन में है इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो मल्टी ऊपर आ जाएगा 1 की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 जाएगा ए के पास, 4 जाएगा ए के पास और टी भी जाएगा 1 के पास। तो ऐसे हमें मिलेगा टी बी इक्वल टू 4TA। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ बोतल बी इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ ए। दोनों में से जो बोतल बी मतलब जिसमें 40 ग्राम्स हीलियम गैस था, उसका टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा बोतल ए से, क्योंकि बोतल ए में 10 ग्राम था, उसका 4 टाइम्स गैस बोतल बी में थी। देखो 10 और 40 में डिफरेंस है, ऐसे ही टेम्परेचर में भी डिफरेंस हो जाएगा। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। बच्चों अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू सब्जेक्ट और क्वेश्चन। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। सो कमेंट में बताओ क्या डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के भी नोट्स विद क्वेश्चन मार्क्स एंड सम एक्सप्लेनेशंस मैंने प्रोवाइड किया है, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।